एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब तक आप हर किसी के लिए मौजूद हैं, हर फ़ोन कॉल उठाते हैं, मतलब हर किसी की मदद को तैयार रहते हैं, तब तक आपकी कोई ख़ास कदर नहीं होती। लेकिन जिस दिन आप थोड़ा-सा पीछे हट जाते हैं, खुद में बिज़ी हो जाते हैं, उसी दिन लोग पूछने लगते हैं, क्या हुआ, आजकल दिखते नहीं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आजकल दिखते नहीं हैं। तो आज हम इसी अजीब-सी लेकिन बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और जो जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है, वो भी इसी दिलचस्प सवाल को देखता है कि क्यों हमारी अनुपस्थिति, मतलब हमारा ना होना, कभी-कभी हमारे होने से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा का मकसद ही यही समझना है कि उपलब्धता और मूल्य के बीच क्या क्या मनोवैज्ञानिक संबंध है। हम जानेंगे कि कैसे ज्यादा अवेलेबल रहना हमारी अहमियत कम कर सकता है और कैसे सही सीमाएं तय करना हमें सम्मान दिलाता है। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान काम करता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा होता ही क्यों है? इस सामग्री का एक मुख्य तर्क ये है कि इंसानी दिमाग एक बहुत ही सरल नियम पर चलता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कम लगती है, और जो चीज़ दुर्लभ हो वही ज़्यादा मूल्यवान लगती है। और ये सिर्फ चीजों पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होता है। एक्चुअली ये सिद्धांत हमारे विकासावधि मनोविज्ञान से बहुत गहराई से जुड़ा है। सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए दुर्लभ संसाधन जैसे साफ पानी या सुरक्षित कोई जगह, वो जिंदा रहने के लिए जरूरी थे। वो हमारे दिमाग ने दुर्लभता को, मतलब स्केर्सिटी को, मूल्य के साथ जोड़ना सीख लिया। आज भी हमारा दिमाग उसी पैटर्न पर काम करता है। इकोनॉमिक्स में से स्केर्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आप अनजाने में ये संकेत दे रहे होते हैं कि आपका समय और ऊर्जा वो असीमित है और इसलिए कम मूल्यवान है। यानी हम अनजाने में अपनी ही कीमत कम कर रहे होते हैं। जब कोई चीज हमेशा मौजूद हो तो उसे लेकर कोई अर्जेंसी नहीं होती। हम मानकर चलते हैं कि वो तो है ही जी। ये बात सुनकर ना मुझे खुद का एक किस्सा याद आ गया। एक टाइम था जब मैंने हर किसी को हाँ कहकर खुद को पूरी तरह थका दिया था, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी हाँ की कोई कीमत ही नहीं बची थी, क्योंकि वो सबको मिलती थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस सामग्री में बहुत ही दिलचस्प स्टडी का जिक्र है। रिसर्चर्स ने पाया कि जिन सलाहकारों ने अपनी उपलब्धता 20% कम कर दी, मतलब वो कम मीटिंग्स लेने लगे और ईमेल का जवाब देने में ज्यादा समय लगाने लगे, अच्छा, तो उनके ग्राहकों ने उनकी सलाह को 50% ज्यादा मूल्यवान माना। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक मापने योग्य प्रभाव है। जब आप अपनी उपलब्धता कम करते हैं तो आप असल में दूसरे व्यक्ति को ये मौका दे रहे हैं कि वो आपकी मौजूदगी के मूल्य को पहचाने। यहाँ पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये जो मटेरियल है वो इसे एक नाम देता है एब्सेंस इफेक्ट। यानी जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो लोग आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता? हमें तो हमेशा से यही सिखाया गया है कि हमें मददगार होना चाहिए, दूसरों के लिए मौजूद रहना चाहिए। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसमें जो सबसे आकर्षक पहलू है वो है धारणा में बदलाव। आपकी अनुपस्थिति एक खालीपन पैदा करती है जो दूसरों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी मौजूदगी कितनी ज़रूरी थी। वो उन छोटी छोटी चीज़ों को याद करने लगते हैं जो आप उनके लिए करते थे। आपकी सलाह, आपकी हंसी या सिर्फ आपकी मौजूदगी की अहमियत पता चलती है। इसमें एक बहुत गहरी बात कही गई है। आपकी अहमियत तब समझ आती है जब आप हर समय मौजूद नहीं होते हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये अपनी मूल्य को फिर से स्थापित करने का एक तरीका है, एक तरह का रिकैलिब्रेशन। हाँ, ये शब्द बहुत सही है। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं तो आप सामने वाले को स्पेस देते हैं, ये महसूस करने के लिए कि उस रिश्ते में आपका योगदान क्या था। अक्सर हमारी मौजूदगी इतनी सामान्य हो जाती है कि लोग उसे नोटिस करना ही बंद कर देते हैं। जैसे कमरे में लगी हुई एक घड़ी, जिसकी टिक टिक की आवाज हमें तभी सुनाई देती है जब वो अचानक बंद हो जाती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। ये एब्सेंस इफेक्ट असल में एक आईना दिखाने जैसा है। ये दूसरों को दिखाता है कि आपकी उपस्थिति उनके जीवन में क्या मूल्य जोड़ती थी, और ये एक स्वस्थ रिश्ते की निशानी भी है। अगर आपकी कमी किसी को महसूस ही नहीं हो रही तो ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी है। इस पर हम बाद में आएंगे। तो अगर सिर्फ अच्छा और हर समय उपलब्ध होना ही काफी नहीं है, तो फिर जवाब क्या है? मुझे लगता है इसका जवाब सीमाओं में, मतलब बाउंड्रीज में छिपा है।
ये सामग्री कहती है कि सम्मान सिर्फ अच्छा बनने से नहीं मिलता, बल्कि अपनी सीमाएं तय करने से मिलता है। जैसे कि ना कहना सीखना और हर बात की सफाई देना छोड़ देना। आपकी मौजूदगी का एक मूल्य है। आप ये कह रहे होते हैं कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। जैसा कि इन लेखों में साफ लिखा है, तब लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। सीमाएं तय करना रिश्तों में स्पष्टता लाता है। ये दूसरों को बताता है कि वे आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या नहीं। ये रूखापन नहीं, बल्कि ईमानदारी है। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? क्या ये एक तरह का माइंड गेम या मैनिपुलेशन नहीं बन सकता अगर इसे गलत इरादे से किया जाए? मतलब कोई जानबूझ के दूरियां बना रहा है सिर्फ इसलिए कि दूसरा व्यक्ति उसकी ज्यादा परवाह करे। ये एक बेहद जरूरी सवाल है और इस सामग्री में भी इस पर इशारा किया गया है। यहाँ नियत का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जी। जब आप आत्मसम्मान और अपनी भलाई के लिए सीमाएं बनाते हैं, तो वो एक स्वस्थ कदम है। आपकी नियत खुद को बचाना है, किसी को नियंत्रित करना नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरे को नियंत्रित करने या उसे असुरक्षित महसूस कराने के इरादे से दूरी बनाता है, तो वो मैनिपुलेशन है। फर्क साफ है। एक का मकसद अपनी ऊर्जा बचाना है, दूसरे का मकसद दूसरे की ऊर्जा छीनना है। स्वस्थ सीमाएं रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, जबकि मैनिपुलेशन उन्हें खोखला कर देता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी स्पष्टता है। नियत ही सब कुछ है। तो अगर हम इसे सही नियत से करना चाहें, तो असल जिंदगी में कैसे लागू करें? ये सामग्री दो शक्तिशाली तरीके सुझाती है: खामोशी और अपनी उपलब्धता को सीमित करना। मुझे लगता है खामोशी वाला जो पॉइंट है, वो आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत जरूरी है, जहां हर किसी को हर मुद्दे पर तुरंत अपनी राय देनी होती है। हाँ, और हमें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि हमें हर समय सही साबित होने या अपनी बात मनवाने की इतनी जरूरत क्यों महसूस होती है। ये सामग्री खामोशी को कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी और ताकत के रूप में देखती है। कभी-कभी सबसे मजबूत जवाब होता है कोई जवाब न देना। ये दिखाता है कि आप अपनी मानसिक शांति को उस बहस से ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब हर व्हाट्सएप बहस का चैंपियन बनने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक शांति है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है अपनी उपलब्धता को सीमित करना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हर कॉल का जवाब ना दें, बल्कि ये कि आपका अपना एक जीवन है, आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं, तो लोग आपके समय की ज्यादा कद्र करने लगते हैं और रिश्ते में ज्यादा प्रयास करते हैं। क्योंकि जैसा कि इस सामग्री का सार है, इंसान उसी चीज को संभाल कर रखता है जिसे खो सकता है। इसके पीछे का मनोविज्ञान साफ है। ये लॉस अवर्जन नाम के एक और कॉग्निटिव बायस से जुड़ा है। इंसानों को कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का डर प्रभावित करता है। जब हमें पता होता है कि कोई इंसान एक फोन कॉल पर हमेशा हाजिर हो जाएगा, तो उसे खोने का कोई डर नहीं होता। हम निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ, निश्चिंत हो जाते हैं, शायद थोड़े लापरवाह भी। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि उनका समय भी सीमित है और उनकी मौजूदगी की कोई गारंटी नहीं है, तो हम उस समय का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम मुलाकातों को ज्यादा सार्थक बनाते हैं, हम उनकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। ये रिश्ते की गुणवत्ता को बढ़ाता है। एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र ये सामग्री भी करती है। दूर होने का मतलब पत्थर दिल या रूखा हो जाना नहीं है। इसका मतलब है खुद को प्राथमिकता देना। पर कई लोगों को ये डर लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो लोग उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। बिल्कुल सही, और ये एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। इसका मतलब लोगों से रिश्ते तोड़ना नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से जरूरत से ज्यादा देना बंद करना है। हम में से कई लोग इमोशनल ओवरगिविंग के जाल में फंस जाते हैं, जहां हम अपनी ऊर्जा तब तक देते रहते हैं जब तक हम पूरी तरह खाली नहीं हो जाते। ये अपनी ऊर्जा को बचाने और अपनी कीमत पहचानने के बारे में है। यहाँ एक बहुत ही सुकून देने वाली बात कही गई है: जो इंसान आपको सच में समझता है, वो आपके इस बदलाव को भी समझेगा। ये असल में रिश्तों के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह भी काम करता है ना। जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं, वो ये देखकर खुश होंगे कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं। वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। शायद शुरुआत में उन्हें थोड़ी हैरानी हो, लेकिन अंत में वो समझ जाएंगे। हाँ, ये एक फिल्टर की तरह है। जो रिश्ते सिर्फ आपकी एक तरफा देन पर टिके थे, वे शायद इस बदलाव को बर्दाश्त न कर पाएं और बिखर जाएं। लेकिन जो रिश्ते आपसी सम्मान और समझ पर आधारित हैं, वे और भी मजबूत होंगे। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, ये अपनी भलाई के लिए जरूरी है, ताकि आप दूसरों के लिए भी लंबे समय तक मौजूद रह सकें, लेकिन एक स्वस्थ तरीके से।
तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? आप एक बहुत ही सीधी और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई के साथ बात खत्म की गई है। वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपकी गैर मौजूदगी से भी प्रभावित नहीं होता तो सच यही है कि वो आपकी मौजूदगी के लायक भी नहीं था। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई छुपी है। ये कड़ा निष्कर्ष है, लेकिन ये रिश्तों को परखने का एक शक्तिशाली पैमाना भी है। अगर आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि उस रिश्ते में आपका कोई वास्तविक भावनात्मक निवेश नहीं था। ये आपको ये समझने में मदद करता है कि आपको अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए। अंतिम संदेश खुद पर काम करने का एक आह्वान है। अपनी कदर बढ़ाने के लिए खुद पर काम करो, अपनी जिंदगी बनाओ, हर किसी के लिए सस्ते मत बनो। मुझे ये लाइन हर किसी के लिए सस्ते मत बनो बहुत शक्तिशाली लगी। ये सीधे तौर पर हमारी उपलब्धता को एक वस्तु की तरह देखती है जिसकी कीमत हम खुद तय करते हैं। अगर हम उसे मुफ्त में या बहुत सस्ते में बांटते रहेंगे तो कोई उसकी कदर नहीं करेगा। बिल्कुल, इसका सार ये है कि खुद को एक विकल्प नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति के तौर पर देखें। आपका जीवन, आपके लक्ष्य, आपकी खुशी किसी और के जीवन का साइड कैरेक्टर बनने के लिए नहीं है। जब आप अपने जीवन को बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने करियर पर, अपनी हॉबीज पर, अपनी सेहत पर, तो आप स्वाभाविक रूप से कम उपलब्ध हो जाते हैं और आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। ये एक बाहरी रणनीति से ज्यादा एक आंतरिक बदलाव है। वाकई में सोचने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा लगता है कि इसका जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि हमारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि हम दूसरों को कितना देते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि हम पहले खुद को कितना महत्व देते हैं। जब हम खुद को महत्व देना शुरू करते हैं तो सीमाएं बनाना, ना कहना और खुद को प्राथमिकता देना, ये सब स्वाभाविक रूप से होने लगता है। और ये हमें एक अंतिम विचार पे छोड़ जाता है जिस पर मंथन किया जा सकता है। ये सामग्री इस बात पे ध्यान केंद्रित करती है कि दूसरे हमारी उपलब्धता के आधार पर हमारा मूल्य कैसे तय करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये सीमाएं बनाना शुरू करता है और खुद को प्राथमिकता देता है, तो उसके खुद के आत्ममूल्य पर इसका क्या असर होता है, भले ही दूसरे कैसी भी प्रतिक्रिया दें। शायद वो आंतरिक बदलाव ही सबसे गहरा और सबसे जरूरी असर है। हो सकता है कि बाहरी सम्मान तो बस उस आंतरिक आत्मसम्मान का एक सुखद परिणाम हो।